चलिए हम बात करते हैं लेक्चर 6 में क्लास 12 के लिए ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन में हम पढ़ रहे थे ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन यानी कि श्रवण संवेदी अंग। और श्रवण संवेदी अंगों में हमने नंबर के 3 भाग बताए थे, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। इंटर ईयर में एक स्पेसिफिक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है अपना कि कॉक्लिया की संरचना में 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रघाण नलिका, दूसरी होती है कॉक्लियर नलिका और तीसरी होती है टिम्पैनिक नलिका। तो हम बात करते हैं प्रघाण नलिका की जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर कैनाल। ये है अपनी वेस्टिब्यूलर कैनाल जिसमें पेरी एक तरल भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ एक तरल भरा होता है। और दूसरी नलिका है जिसे हम कहते हैं कॉक्लियर ट्यूब। कॉक्लियर कैनाल, कॉक्लियर नलिका जो कि मध्य में स्थित होती है। और तीसरी होती है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक कैनाल। टिम्पैनिक कैनाल। और कॉक्लिया के पास एक अंग उपस्थित होता है जिसे कॉर्टी अंग कहते हैं। जिसे कॉर्टी अंग। कॉर्टी ऑर्गन, कॉर्टी अंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कॉक्लिया के एक अनुप्रस्थ काट की संरचना में हम देख सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की नलिकाएं दिखाई दे रही हैं जिसे हम बोलते हैं, पहली कहलाती है प्रघाण नलिका और ये आगे चल के एक संगठित तंत्रिका से आकर के जुड़ जाती है कॉक्लियर ऑर्गन जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स, श्रवण संवेदी तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहली होती है वेस्टिब्यूल कैनाल जो कि ऊपर की तरफ में दिखाई दे रही है। और वेस्टिब्यूल जो कैनाल होती है ये पृष्ठ कक्ष कहलाता है। इसमें एक तरफ भरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। दूसरी कैनाल होती है जिसे हम कॉक्लियर नलिका कहते हैं, ये कि मध्य की होती है और इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है। इसमें भरा होता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ भरा होता है और ये मध्य में स्थित एक गुहा होती है। तीसरी होती है और ये क्या करती है, स्क्लेरा मीडिया की छत, ये स्क्लेरा वेस्टिबुली से ये स्क्लेरा मीडिया की मध्य झिल्ली में रीसनस झिल्ली कहते हैं। और ये अगली जो छत के साथ जुड़ी होती है जिसे बोलते हैं रीसनस मेम्ब्रेन, जिसकी मदद से ये इसके साथ जुड़ी रहती है। अगली होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये अधरवर्ती झिल्ली होती है जिसमें पेरीलिम्फ भरा होता है। इसमें भी पेरीलिम्फ भरा होता है। तो ये कॉक्लिया की एक सामान्य संरचना, कॉक्लिया की आंतरिक संरचना, कॉक्लिया की आंतरिक संरचना। और इसकी संरचना में 3 नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिनमें पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ भरा रहता है। अब बात करते हैं सुनने की क्रियाविधि की कि मानव के जो कर्ण हैं वो किस प्रकार से अपनी सुनने की क्रियाविधि को पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, जो अपना ईयर पिन्ना है, सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य का जो ईयर पिन्ना है वो सारी की सारी ध्वनि को एक जगह एकत्रित करता है। सर्वप्रथम ईयर पिन्ना, कर्णपल्लव। कर्णपल्लव क्या करता है, ईयर पिन्ना
ध्वनि को एकत्रित करेगा, ध्वनि को एकत्रित, इसका कार्य होता है ध्वनि को एकत्रित करना, ध्वनि को एकत्रित करता है ये। और ध्वनि को एकत्रित करने के बाद ये अपने उस ध्वनि को कर्ण की कुहन में प्रवेश करवा देता है, कर्ण कुहन में प्रवेश करती है ये ध्वनि। जैसे ये ध्वनि कर्ण कुहन में प्रवेश करेगी उसके पश्चात ये आगे चल के कंपन उत्पन्न करती है, ये ध्वनि आगे चल के कंपन उत्पन्न करती है। और कंपन उत्पन्न कराने के लिए इसमें 3 कर्ण अस्थियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेलियस, इनकस तथा स्टेपीज। ये 3 कर्ण अस्थियाँ पाई जाती हैं जिन पर ये कंपन उत्पन्न किए जाते हैं और ये कंपन आगे चल के फेनेस्ट्रा ओवेसिस द्वारा अंतःकरण में पहुंचते हैं। ये फेनेस्ट्रा ओवेसिस की सहायता से अंतःकरण पर पहुंचते हैं। जैसे ही ये कंपन अंतःकरण तक पहुंचा जाते हैं तो ये कंपन क्या करते हैं, कॉक्लिया के भीतर जो तरल पदार्थ होता है उसे गति देते हैं। कॉक्लिया पर जाएंगे, कॉक्लिया में एक तरल पदार्थ भरा होता है और ये तरल पदार्थ को गति प्रदान करते हैं। जैसे ये ध्वनि तरल पदार्थ को गति प्रदान करेगी तुरंत ये कॉक्लिया कॉर्टी अंग द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। ये कंपनों कॉर्टी अंग द्वारा पकड़ लिया जाता है और कॉर्टी अंग की मदद से संवेदी पश्चिमाभ सीलिया द्वारा गति ग्रहण की जाती है। अब जैसे ही किसमें पहुंचेंगे, कॉर्टी के अंग पकड़ेंगे, ये सूचना को कहाँ जाएंगे, कॉर्टी के अंग के पास जाएंगे। तो कॉर्टी अंग क्या करेंगे, इस सूचना को श्रवण तंत्रिका को दे देंगे और श्रवण तंत्रिका इस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से मनुष्य में श्रवण की क्रियाविधि संपन्न कराई जाती है। यह है श्रवण क्रियाविधि। मानव में श्रवण क्रियाविधि और श्रवण क्रियाविधि में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले ध्वनि को एकत्रित करने का काम होता है कर्ण पल्लव का। कर्ण पल्लव सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है। कर्ण कुहन भी एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है। बाकी का मेलियस, इनकस, स्टेपेज ये मध्य कर्ण के पास होते हैं और ये सूचनाओं को फिर अंतःकरण तक पहुंचाते हैं। तो ध्वनि को एकत्रित करने के बाद उसे कर्ण कुहन में पहुंचा दिया जाता है। कर्ण कुहन के अंदर जाने के बाद ये मेलियस, इनकस तथा स्टेपीज में कंपन उत्पन्न करती है और ये कंपन फेनेस्ट्रा ओवेसिस द्वारा अंतःकरण में प्रवेश करती है। अंतःकरण में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है जिसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं और ये कंपन क्या करते हैं, इन तरल पदार्थों को गति प्रदान करते हैं। जैसे इनको ये गति प्रदान करेंगे ये कॉर्टी के अंग द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी। कॉर्टी के अंग श्रवण तंत्रिकाओं को ये सूचना पहुंचाएंगे और यहाँ से ये मस्तिष्क को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और शरीर में संतुलन की स्थिति स्थापित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से संतुलन की क्रियाविधि या फिर सुनने की क्रियाविधि संपन्न होती है। उसके बाद होता है अगला लिंक पढ़ेंगे देह संतुलन का बोध या स्थैतिक संतुलन गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए, हम खड़े रहते हैं, हम चलते हैं, हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, झुकते हैं, तो ये जो अर्धचंद्राकार नालें होती हैं जिसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। तो कॉक्लिया में जो भरे हुए विभिन्न तरल हैं इनमें गति होने लगती है। जैसे ये मूवमेंट करेंगे तो इनमें क्या होगी, अंदर की तरफ इस तरल पदार्थों में गति होने लगती है और जैसे ही इनमें गति होने लगेगी तो
तुम्बिका में संवेदी पक्षमाव उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक तुम्बिका हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक पक्ष में भी सीलिया उपस्थित होते हैं, पक्षमाव उपस्थित होते हैं, जो इन गतियों को ग्रहण कर लेते हैं और इन्हें सीधे मस्तिष्क को पहुँचा दिए जाते हैं। यदि हम गति कर रहे होते हैं तो एक संतुलित स्थिति की अवस्था में रहते हैं। उस समय क्या होता है, यूट्रिकुलर और सेरिकुलस गति संतुलन का बोध कराते हैं। यूट्रिकुलस और सेलुकस, यूट्रिकुलस और सेलुकस, जो कि मानव में संतुलन स्थापित करने के केंद्र होते हैं, संतुलन स्थापित करने का इनका कार्य होता है। ये क्या होते हैं, शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न गतियों, किसी प्रकार की गति हो रही हो तो उसमें क्या करती है, एंडोलिम्फ जो मौजूद होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारीक एंडोलिम्फ, ये अपना इसके अंदर एंडोलिम्फ उपस्थित होता है और एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं और ये सूक्ष्म कण क्या करते हैं, जैसे एंडोलिम्फ में गति के कारण इधर उधर उलते हैं तो ये पक्षमाव सीलियाओं के द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है और ये रोम सीधे स्रावी तंत्र तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कोक्लिया की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं और ध्वनि की क्रियाविधि को देखा जा सकता है। अगली बात करते हैं हम जीभ या टंग की, जिन्हें हम स्वाद या गंध संवेदी अंग के नाम से भी जानते हैं। जीभ तथा नाक यानी कि घ्राण संवेदी अंग और स्वाद संवेदी अंग। देखिए, स्वाद संवेदी अंग में हम टंग का नाम सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि जीभ हमारी स्वाद संवेदी अंग के नाम से जानी जाती है और जीभ पर अनेक केंद्र उपस्थित होते हैं जो कि कड़वे, मीठे, खट्टे सबका एहसास कराने का, महसूस करने का काम करते हैं, जो कि पदार्थ की रासायनिक परीक्षण करने का भी काम करते हैं और साथ के साथ ये हमें स्वाद ग्रंथियाँ, स्वाद कलिकाएँ उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीवा तथा नाक, यानी कि स्वाद तथा घ्राण संवेदी अंग। तो जीभ हमारी मुख गुहा में उपस्थित होती है और नाक हमारे चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती है, जो कि नेज़ल कैविटी द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, जो कि गंध का एहसास कराती है। ये दोनों ही क्या होते हैं, रासायनिक संवेदी होते हैं। ये रसायन संवेदी अंग हैं जो कि किसी भी चीज़ की रासायनिकी की परीक्षण का कार्य करते हैं और इनके संपर्क में आने वाले रासायनिक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। स्वाद का संवेदन जीवा द्वारा पता लगाया जाता है। अगर स्वाद का परीक्षण किया जा रहा है तो स्वाद के लिए जीभ, और यदि गंध का पता लगाया जा रहा है तो उसके लिए नाक रसायन संवेदी अंग के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि जीभ पर अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि खट्टे, मीठे, कड़वे तथा नमकीन स्वाद के परीक्षण का कार्य करती हैं। और जब गंध का होता क्या है, गंध का पता लगाने के लिए संवेदी एपिथेलियम पर, नाक में संवेदी एपिथेलियम उपस्थित होते हैं। एपिथेलियम पर जैसे ही कोई हवा के साथ सूक्ष्म पार्टिकल हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो एपिथेलियम में उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। एपिथेलियम में उद्दीपन उत्पन्न होते हैं और ये उद्दीपन सीधे सूचनाओं को मस्तिष्क को पहुंचा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श यानी कि त्वचा की। त्वचा में विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। इन तंत्रिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के संपर्क का बोध कराया जाता है।
त्वचा। त्वचा जो संवेदी अंग है वो स्पर्श संवेदी अंग के नाम से जानी जाती है और इसमें अनेक प्रकार की तंत्रिकाओं का जाल उपस्थित होता है और ये किसी भी चीज़ को छू करके बड़ी आसानी से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। यानी कि ठंड लगने पर, ताप लगने पर या कहीं पर चोट लग जाने पर ये सूचना तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। ठीक इसी प्रकार की भूख का एहसास भी आमाशय की भित्ति में ग्राही संवेदी अंग होते हैं जो कि संवेदी ग्रसनी तथा उनसे उद्दीपन प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर को भूख का एहसास होता है। और साथ में अगली बात करें हम कि उद्दीपन होते क्या हैं कि बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं जिनको शरीर के संवेदी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है और एक समंजन की स्थिति यानी कि एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जाता है, तो ये कहलाती हैं उद्दीपन। और उन उद्दीपनों को बाह्य वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं जिनको संवेदी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। और संवेदी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों में होती हैं जो कि हम ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन यानी कि मानव में संवेदी अंगों के दौरान स्टडी कर चुके हैं कि मानव में 5 प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं: कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगली बात करते हैं हम मानव में प्रजनन तंत्र की और उसे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में।